अगर किसी का म्यू 0 आता है तो क्या है? नॉन पोलर। अगर म्यू नॉन 0 आता है तो क्या है ना? ये हम कर लिया। क्वेश्चन दिया कोई कर से? पोलर एंड नॉन पोलर में हमने कर लिया। अभी जितने भी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं ये सारे क्या होंगे? नॉन पोलर। इनका म्यू हमेशा 0 रहेगा। डिस्टॉर्टेड में 2 का 0 है। वैसे अगर लोन पेयर का अरेंजमेंट कभी लोन पेयर का अरेंजमेंट रेगुलर हो जाए तो इसका भी म्यू क्या हो जाता है? 0, है ना। जैसे दो हमने कर लिए थे, एक लीनियर और एक स्क्वायर प्लेनर, दोनों में क्या किया था हमने? 0 कर लिया था। कितना हो गया था? सेकंड एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी। इट हेल्प अस टू कंपेयर dipole moment of cis and trans isomer। सिस एंड ट्रांस आपको सिग्मा पाई जब पढ़ाए थे तब बताया था कि ऑर्गेनिक में दो ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो डबल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से बनते हैं। चेक करो याद आ रहा है या नहीं। दोनों क्लोरीन सेम साइड पे हैं तो क्या बोलते हैं इसे? सिस। और अगर दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं तो इन्हें बोला जाता है ट्रांस। एक सिस है, एक ट्रांस है। इनके वेक्टर साइन कर रहे हैं, फिर देखेंगे वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहला, कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा खींचता है? तो क्लोरीन। एरो जाएगा क्लोरीन की तरफ, ये भी एरो जाएगा क्लोरीन की तरफ। H और कार्बन में से कार्बन ज्यादा खींचता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.5 के आसपास है, H की 2.1 के आसपास है। वैसे तो जनरली इसे नेग्लिजिबल माना जाता है C और H को, फिर भी अगर एरो असाइन करना है तो आपको H से किस तरफ करना है? कार्बन की तरफ। ठीक है, ऐसे ही इसमें असाइन करो एरोस, कार्बन से क्लोरीन, और चेक करो क्या कोई ऐसा केस है जिसमें एरो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। कौन सा है? ट्रांस। तो हम कहेंगे ट्रांस में कैंसिल हो गए एरो। क्लोरीन ऊपर खींच रहा है 180 पे, नीचे भी आ रहा है। ये वाला सी इधर जा रहा है, ये वाला सी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 180 पे हो गए। इट मीन इसमें सभी वेक्टर कैंसिल कर देते हैं तो म्यू क्या हो जाएगा? 0। इसमें म्यू होगा नॉन 0। ये कंपैरेटिवली पोलर होगा, ये क्या होगा? नॉन पोलर। तो फिर हम ऐसे सिस और ट्रांस में से कंपैरिजन कर सकते हैं कि सिस का म्यू इस केस में सिस का म्यू ज्यादा है, ट्रांस का म्यू क्या है? कम। तो कुछ ऐसे बना के दे दे आपको स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस, और उनमें पूछा जाए भी डायपोल किसका ज्यादा है किसका कम है, तो आपको एरो देखने हैं। एरो जिसमें कैंसिल कर देते हैं वो कम हो जाएगा, जिसमें सारे एरो सेम साइड पे जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा। चेक करो हो जाएगा ये। एरो समझ आगे कैसे लगाने हैं। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की तरफ क्यों गया? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H और कार्बन में से कार्बन की तरफ। ठीक है, ऐसे हो जाए। कर लोगे? इंपॉर्टेंट बना के लिखो, रेयर कभी दोनों ही कार्बन आ जाएं। वैसे तो कार्बन कार्बन पे पोलैरिटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों ही कार्बन है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो इसमें भी इसने एरो लगा के दिए हुए हैं। इसका मतलब कार्बन में से एक कार्बन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहा है, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन कार्बन में एरो लगाए हों बुक में,
तो इसे हम अलग से क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं। ये क्यों दिखाए हैं उसने, तो एक अलग से क्वेश्चन बना के लिख लो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना किसी एटम की, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके पीरियोडिक टेबल वाले बुकलेट में लिखा हुआ था, मैंने कहा था बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ लेंगे तब, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से सेम एटम है लेकिन सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी एक की कम एक की ज्यादा हो सकती है। रीजन उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट। पहले तो ये चेक करना भी क्या यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कोई निकाल सकता है, क्या क्या डिफरेंस है। पहले में कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, दूसरे में कितने हैं। पहले में तो 4 है, 3 H के एक ये, 4 बॉन्ड का मतलब sp3। दूसरे में sp आएगा ना, 2 ही सिग्मा है क्योंकि 2 तो पाई है, तो एक sp एक sp3 है। इट में यहाँ एरो हमें तब समझ आएगा अगर हम पहले ये क्वेश्चन पढ़ें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड कर। तो इसे अलग से क्वेश्चन बना के लिख लो। क्वेश्चन इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is effect of hybridization, what is effect of hybridization on electronegativity of an atom, what is effect of किसका, hybridization on electronegativity of an atom। कई बार सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। आंसर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता बढ़ जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर। जितना किसी हाइब्रिड में एस करैक्टर ज्यादा होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होएगी, ज्यादा होएगी। पहले समझते हैं क्यों होएगी, इसका रीजन समझ लेते हैं, फिर हम इसे इस केस में चेक कर लेंगे भी ऐसा क्यों आया ना। एक्सप्लेन देखो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम अगर शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है भी तो एटम का ऑब्वियसली न्यूक्लियस कर रहा है ना। एटम में क्या है जो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस कर। अब किसी एटम का न्यूक्लियस, सेम एटम है, साइज सेम है, किसी एटम का न्यूक्लियस एस के क्लोज है लेकिन पी से थोड़ा दूर है। अगर मैं ऐसे मान लूं कि पहले पी एक्स है, फिर पी वाई है, फिर पी जेड है, तो जो एस है वो तो इसके क्लोज है, इन्हें तो ज्यादा खींचेगा, लेकिन पी वालों को कम खींचेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी हुई तो यहां तक आ गई, यहां तक आ गई तो जो आपका हाइब्रिड बनेगा उसका साइज भी यहीं तक बनेगा, यहां तक बनेगा। तो हाइब्रिड का साइज हम ऐसे दिखा देते हैं भी थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि पी एस और पी क्लोज है न्यूक्लियस के। अब ये हाइब्रिड जब किसी से शेयर करेगा, मान लो sp कार्बन का हाइब्रिड है और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बनाता है तो जो शेयर्ड पेयर है, क्योंकि ये थोड़ा sp साइज छोटा होने की वजह से क्लोज है, तो क्या शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा तो खींचना इजी हो जाएगा। ये sp हाइब्रिड दिखाया मैंने। ये वाला केस है कि कार्बन कार्बन है, यहां H है, मैं इस कार्बन और H की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर यही चीज आप sp2 में लेते हो तो sp2 क्या होगा, यहां तक साइज चल जाएगा। अगर यहां तक साइज चल जाएगा तो साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अगर बड़ा हो गया तो थोड़ा सा हाइब्रिड आपका साइज में एक्सपैंड हो गया sp2, और ये आपका 1s है। अब चेक करो फिर क्या होगा, खींचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, खींचना मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे फिर अगर sp3 तक साइज चला जाता है, यहां तक चला जाता है, तो फिर तो और दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो खींचना क्या हो जाएगा, मुश्किल।
इट मींस हम ऐसे कह लें भी जितना परसेंटेज एस करैक्टर है उतना ही साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के क्लोज है, क्लोज है तो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो sp में ज्यादा होएगी, sp2 में कम होएगी, sp3 में और भी कम होएगी। ऐसे कर सकते हैं हम। तो फिर ये परसेंटेज एस करैक्टर से हो जाएगा कि जितना परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा उतना न्यूक्लियस के क्लोज, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होएगी, ज्यादा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन इज मोर इज एस करैक्टर, smaller is size of hybrid, so shared pair will be more close to nucleus, ज्यादा क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के। अगर ज्यादा क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो जितना एस करैक्टर ज्यादा मान के चलें भी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। क्या अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो भी ऐसे क्यों आ रहा है? तो हमने पढ़ा भी एसपी एस करैक्टर 50% आ रहा है, लेकिन sp3 में कितना आ रहा है, एक एस है 4 में से 1/4 कितने परसेंट, 25। तो 50% वाला क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर हम क्या दिखाएंगे एरो, sp3 से किस तरफ, sp की तरफ। तो कभी कार्बन कार्बन में भी एरो दिखाए तो वहां दिखाएगा जहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अलग अलग है। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है फिर तो नॉन पोलर ले लेंगे, फिर एरो नहीं दिखाएगा। कर लोगे, हो जाएगा ये। अब चेक करो फिर क्या ये वाला पोलर आ रहा है या नॉन पोलर, ये वाला मॉलिक्यूल। क्या दो एरो कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला एरो और ये वाला एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो म्यू क्या होगा, इसका 0 होगा। इट मींस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक अलग से क्वेश्चन बन गया हमारा कि अगर सेम एटम के ऊपर भी एरो दिखा रहा है तो वो तब दिखाएगा जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफरेंट हो। क्योंकि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें एस करैक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी जाती है, ज्यादा मानी जाती है। क्लियर है? अगर एक sp2 कार्बन है और एक sp कार्बन है, एक sp2 और एक sp, फिर किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव एरो कैसे दिखाएंगे? तो अगर दो कार्बन ऐसे जनरल क्वेश्चन बना के दे दे भी, एक तो है sp2 एक है sp, तुम बताओगे एरो कैसे दिखाओगे? फिर हम कहेंगे ये वाला परसेंटेज ज्यादा है s की, तो हम कहेंगे दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो ऐसे दिखाओ। इस पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, तो ऐसे आएगा। कर लोगे? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, एरो आ सकता है, डिपेंड्स कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, अलग अलग हो जाएगा बेटा। तो सेकंड एप्लीकेशन सिसो ट्रांस वाला था, ये अलग से क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। थर्ड एप्लीकेशन है it helped to compare dipole moment of ortho, meta and para isomers। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा होते क्या है पहले ये समझ लो। जैसे सिसो ट्रांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे वैसे ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या होते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर कोई दो एटम लग जाते हैं, मान लो दो क्लोरीन लग गए, तो ये दो क्लोरीन अलग अलग तीन जगह लग सकते हैं, या तो इकट्ठे 1 पे और 2 पे लग जाएं, या फिर हो सकता है एक छोड़ के लग जाएं, एक लग जाए 1 कार्बन पे और एक लग जाए 3rd कार्बन पे, 1 और 3 पे लग जाएं, या फिर एक और कार्बन छोड़ के 1 और 4 पे लग जाए।
अगर आप और आगे जाओगे तो इधर सेम ही आ जाएगा 1 और 3। इट मीन 3 अलग अलग पोजीशन है, 1 2 1 3 एंड 1 4। और ऐसे आइसोमर को हम पढ़ेंगे आगे पोजीशन आइसोमर कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला सेम रहे लेकिन सिर्फ पोजीशन क्या हो एटम की डिफरेंट डिफरेंट। इन्हें कुछ कॉमन नेम दिए हुए हैं। अगर साथ साथ लगते हैं 1 और 2 पे तो इसे कहा जाता है ऑर्थो। वैसे मॉलिक्यूल का नेम बना 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नेम है डाइक्लोरोबेंजीन। अगर 1 3 पे लगे तो इसे कहा जाता है मेटा, और अगर 1 4 पे लगते हैं तो इसे क्या कहा जाता है पैरा। तो एक ऑर्थो है, एक मेटा है और एक पैरा। आप कार्बन और क्लोरीन के वेक्टर साइन करो। कार्बन और क्लोरीन का वेक्टर एरो किस तरफ करें, क्लोरीन की तरफ लगा दें। तो ये कार्बन और क्लोरीन ऐसे वेक्टर दिखाएंगे क्लोरीन की तरफ, ये भी दिखाएंगे क्लोरीन की तरफ, 2 वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, इसके 2 वेक्टर आएंगे, ये क्लोरीन की तरफ है और ये भी क्लोरीन की तरफ है, इसके 2 वेक्टर आएंगे। अब दोनों ही कार्बन क्लोरीन के हैं तो म्यू तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो चेक करो, एक ऐसा है जिसमें कैंसिल कर रहे हैं वेक्टर, पैरा, तो पैरा का म्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका म्यू होगा 0। ठीक है, बाकी दोनों में 0 तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या कोई कंपैरिजन कर सकता है भी किसमें एक ही तरफ वेक्टर खींच रहे हैं, जिसमें एक ही तरफ जा रहे हैं उसमें ज्यादा होगा, ऑर्थो में ज्यादा होगा, इसमें एक ही तरफ जा रहे हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं। जितना एक ही तरफ जाएंगे ये वेक्टर अगर और इधर आ जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे, जितना एक ही डायरेक्शन में आते जाएंगे उतना ही ज्यादा खींचेंगे, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं भी इसका तो 0 ही है, लेकिन ये थोड़ा है म्यू इससे भी ज्यादा इसका होगा। और इससे कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो भी अगर एंगल थीटा जो है वो कम होता है बिटवीन वेक्टर्स, थीटा कम होता है, जितना क्लोज आते हैं उतना म्यू क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो का ज्यादा होगा, मेटा का कम होगा, पैरा का और कम हो जाएगा। इसे मैथमेटिकली फिक्स लगा के प्रूव भी कर सकते हो। मान लो आपको दे दिया जाए भी कार्बन क्लोरीन का जो म्यू है वो 1.5 डी है, डायपोल मोमेंट 1.5 डी। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाए, फिक्स लगा के निकालना है। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कैलकुलेट म्यू ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आपको इतना दे दिया अभी cos 60 जो है ये कितना होता है 1/2 ऐसे दिया हुआ। अब ये 60 ही क्यों दिया है चेक करते हैं। चेक करो कहीं ये एंगल 60 का तो नहीं आ रहा ये वाला। अगर मैं सीधी लाइन यहां तक ले आता हूं तो सीधी लाइन 180 का है। 180 को अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो 3 हिस्से पड़ेंगे, 1/3 1/3 1/3। इट मीन टोटल जो 180 है उसके 3 हिस्से अगर लेते हैं तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 60। इट मीन्स हम ऐसे मान सकते हैं भी जो ऑर्थो में जो एंगल है ना, जो ऑर्थो डाइक्लोरो है बेंजीन में जो एंगल आ रहा है वो यहां से यहां तक ऐसे आ रहा है, वो कितने का एंगल आ रहा है 60 का, ऐसे मान ली। और अगर ये 60 का एंगल आ रहा है तो मान लेते हैं ये वाला डायपोल मोमेंट वेक्टर μ1 है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है μ2, एंगल है 60। तो क्या कोई नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानता है क्या होता है? तो ये लगा के देखो आपका आंसर आ जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस वैल्यू भर के देखो कितना का आ रहा है। तो इससे एक बार ऑर्थो निकाल लेंगे, एक बार मेटा, हम प्रूव भी कर देंगे भी ऑर्थो का ज्यादा होता है ना, फिर उसे जनरलाइज कर लेंगे कैसे होगा।
μ1 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो क्या मैं μ1 μ2 इक्वल करके इसे पहले म्यू भर दूं? ऐसे कर लेते हैं ना थ्योरेटिकली। अगर इसे म्यू भर दें, यहां भी म्यू भर दो, ये भी म्यू भरो, ये भी म्यू भरो, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? रूट के अंदर यहां पे म्यू स्क्वायर, ये भी म्यू स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा 2, फिर से म्यू स्क्वायर, cos 60 कितना 1/2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया, एक म्यू, 2 और 3, 3 म्यू स्क्वायर हो गया। इसका रूट लेके देखो, म्यू आगे आ गया, √3 आ गया, ऐसे आ जाएगा बेटा म्यू √3। √3 की वैल्यू चलो भर सकते हैं, 1.73 होती है, तो 1.73 इंटू 1.5 आ जाएगा, या फिर हम √3 रख लेते हैं एक बार, हम कहेंगे आंसर क्या आ रहा है हमारा 1.5 इंटू √3d डायपोल मोमेंट आ जाएगा ऐसे। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos ऑफ थीटा पढ़ा हुआ आपने, cos 60 की वैल्यू आपको बता दी, μ1 μ2 इक्वल ही है क्योंकि दोनों ही कार्बन क्लोरीन है, दोनों की वैल्यू यहां पे भर ली, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। ऐसे सेम वे में क्या मेटा का पता करके दोगे मुझे? एंगल 120 का है और आपको ये बता दिया कैलकुलेट म्यू ऑफ मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका थीटा 120 है और आपको दिया हुआ है कोस 120, कितना होता है करके देखो, आई थिंक म्यू ही आएगा बेटा, हाँ 1.5। इसका चेक करो, 1.5 ही आ जाएगा ना, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 इंटू माइनस हाफ भर दें, ये कट गया, ये हो गया म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू -1, ये माइनस फिर कट जाएगा, म्यू स्क्वायर का रूट रह गया, कितना आ जाएगा म्यू, दैट इज 1.5d। अब कौन सा ज्यादा है? ऑर्थो का तो था 1.5 √3, मेटा का आ रहा है अकेला 1.5, विच वन इज ग्रेटर? ऑर्थो का ज्यादा है ना। तो इसे हम सिंपल केमिस्ट्री में आप इतना भी आंसर ले लोगे ना, भी जितना थीटा कम होगा सेम वेक्टर में, जितने ये क्लोज आते जाएंगे, दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, जितने एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, अगर दोनों ही यहाँ खींचने लग गए, 0 का एंगल हो गया, तो फिर तो बहुत ज्यादा खींचेंगे, जितने ये दूर जाते जाएंगे कम होता जाएगा, 180 पे तो 0 ही हो गया था, तो फिर एंगल कम होने से क्या होता है, म्यू ज्यादा होता है, ऐसे कर सकते हो जाएगा बेटा। कोई ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल हमें आ भी सकता है, थीटा की वैल्यू देके आपसे पूछी जाए कि कितना म्यू, हो जाएगा बेटा। क्लियर है ऐसे? तो इसे आपने ऐसे सॉल्व भी करना, हो जाएगा। दो एप्लीकेशन हो गए, सिसो ट्रांस समझ आ गया, ऑर्थो मेटा पैरा के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है, कर लोगे। और लास्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, फोर्थ आ गया। फोर्थ एप्लीकेशन इज it help us to compare dipole moment of similar molecules। सिमिलर मॉलिक्यूल का मतलब जिनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, थोड़ा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके बारे में भी हमें बताएगा। फोर्थ है डायपोल मोमेंट ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इसमें हम कुछ एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं रैंडम, वो ले रहे हैं कि वो कैसे कैसे दिए हुए हैं। जैसे पहला एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है, अमोनिया एंड NF3 का कंपैरिजन दिया उसने
और हमें म्यू अमोनिया का ज्यादा दिया हुआ है म्यू NF3 से। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कह लो, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है। जब आप डायब्रोन का टॉपिक पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ोगे, तो आपको ऐसे मिलेगा कि अमोनिया का ज्यादा है NF3 से। अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों। तो चेक करना क्या अमोनिया और NF3 का सिमिलर स्ट्रक्चर आता है। H निकालो और स्ट्रक्चर निकालो, क्या आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो क्या हो रहा है। क्या स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा। sp3 पिरामिडल आ रहा है दोनों का। तो दोनों में नाइट्रोजन का H अगर निकालें तो NH3 में H इज इक्वल टू हाफ नाइट्रोजन का 5 + 3 4 आ रहा है sp3, लेकिन 3 H है तो एक लोन पे रहेगा, ऐसा आ जाएगा पिरामिडल। सेम NF3 का आएगा, क्योंकि H की जगह F लगे हैं तो वो भी मोनोवेलेंट है, तो ये भी क्या आएगा पिरामिडल। ठीक है, पहले में वेक्टर असाइन कर रहे हैं। लोन पेयर का वेक्टर आपको सिखाया किस तरफ जाना चाहिए, लोन पेयर की तरफ। छोटा सा वेक्टर होगा लेकिन सेंट्रल एटम से किस तरफ जाएगा, लोन पेयर की तरफ। N और H में से कौन ज्यादा खींचता है, N। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। NF3 के वेक्टर बताओ, लोन पेयर का वेक्टर कैसे करेंगे, लोन पेयर की तरफ। F के वेक्टर, F ज्यादा खींचेगा N से, तो फिर F की तरफ आना। तो दोनों में से बेसिक सा आइडिया लगाओ भी, कहां ऐसा है कि सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां ऐसा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम म्यू ज्यादा ही कहेंगे, अगर ऑपोजिट में जा रहे हैं तो फिर म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम सीधा ऐसे ले सकते हैं, इसमें ऑल वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शंस, ऑल वेक्टर्स आर pointing in same direction, so mu net is more, ज्यादा होएगी। लेकिन दूसरे में opposite directions, vectors are pointing in opposite directions, जिसकी वजह से नेट म्यू क्या हो जाएगा, कम। इन तीनों का रिजल्टेंट उल्टा आ जाएगा ना, नीचे की तरफ आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो नेट म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं हमें अलग से एंगल लगा के मैथमेटिकली नहीं करना, सिंपल कि सारे वेक्टर एक तरफ हैं ज्यादा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाता है, कम। तो ऐसे कर लोगे बेटा। तो एक तो ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लिखा है एनसीईआरटी में, हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा थ्योरेटिकल। सेकंड एक एग्जांपल लिखा हुआ है, CS3Cl, CS2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, इनमें भी चेक करो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन में H और Cl एक्सचेंज करे जा रहे हैं, कार्बन के ऊपर H हटा के Cl लगाएंगे तो एक मोनोवेलेंट हटेगा तो एक लग जाएगा, रहेगा तो मोनोवेलेंट ही। तो मुझे लगता है भी H सेम ही रहेगा आपका। अगर पहले का H निकाल के देखें तो H हाफ कार्बन के 4 + 4 हो गए मोनोवेलेंट, sp3 आ गया और स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और इसे ड्रॉ ऐसे करना है आपने, ये ध्यान दे, क्लोरीन ऊपर रखना है। और मुझे ऐसे लगता है, तुम चेक कर लो अपना, कि सारे ही ऐसे बनेंगे, टेट्राहेड्रल sp3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोवेलेंट की जगह मोनोवेलेंट ही तो आ रहे हैं। हम क्या करे जा रहे हैं
कि H2 रख दिए, 2 Cl ले लिए, H1 रख के 3 Cl, इट मींस H हटा के Cl लगा दो, H हटा के Cl, तो सारे के सारे सेम रहेंगे। फिर से स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। स्ट्रक्चर सिमिलर है तो पहले इसके वेक्टर असाइन करो, क्या सेम साइड पे आ रहे हैं सारे? कार्बन क्लोरीन का वेक्टर किस तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ, और कार्बन और H के वेक्टर किस तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब सेकंड केस में स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि एक क्लोरीन और आ गया, तो आप ऐसे याद रखो भी एक क्लोरीन और आ गया, जैसे याद है लोन पेयर अगर और आता था तो हम ऐसे बताया था कि एक्सियल पे रखो फिर क्लॉकवाइज आ जाओ, वैसे याद रखो। एक्सियल पे एक आ गया, अगर एक क्लोरीन और आता है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला H हटाना है, अगर एक और आ गया ये हटाना है, अगर एक और आ गया ये हटाना, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दिया हुआ है। ये आगे थर्ड का कैसे बनाएं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सभी के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 1 2 3 का स्ट्रक्चर एक और क्लोरीन लगाना है, 4 का स्ट्रक्चर एक और क्लोरीन लगाना है। तुम वेक्टर साइन करो और सेम लॉजिक जो ऊपर लगाया चेक करना भी किसमें अपोजिट वेक्टर आने लग गए, क्योंकि जितने अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आते जाएंगे उतना म्यू कम होता जाएगा। लास्ट वाले में तो सबसे ज्यादा है। ये तो वैसे भी चेक करना क्या रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं हो गई, रेगुलर का तो वैसे भी क्या होता है 0, इट मीन इसका तो म्यू वैसे ही 0 है क्योंकि रेगुलर हो गई। बाकियों में ऐसे देखते हैं भी ये चारों के चारों वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन इसमें 3 तो ऊपर की डायरेक्शन में है, एक उल्टा आ रहा है ना। अगर एक उल्टा आने लग गया, अपोजिट आने लग गया, तो हम सीधा लिखेंगे भी वेक्टर अपोजिट आने लग गए, जितने वेक्टर अपोजिट आते जाएंगे उतना म्यू कम होता जाएगा। ये अपोजिट आ, इसमें कितने अपोजिट आ गए 2, और हमें पता जब 3 अपोजिट आ जाएंगे तब 0 हो जाएगा। इसका मतलब जितने ज्यादा अपोजिट वेक्टर आएंगे उतना ही म्यू क्या होता जाएगा, कम होता हो जाएगा बेटा। जब 3 आ जाएंगे तब तीनों का इक्विवेलेंट जो ऊपर खींच रहा है उनका रिजल्टेंट सेम हो जाएगा, क्योंकि नेट म्यू कितना हो जाता है 0। तो आपको डायग्राम याद रखना है भी पहले एक Cl ऊपर, फिर दूसरा Cl नीचे चला गया, तीसरा फिर नीचे चला गया, चौथा फिर नीचे। इसकी मैक्सिमम रहेगी, इसकी 0 रहेगी, इनकी इन बिटवीन आएगी। इट मींस क्या म्यू का ऑर्डर ऐसे आ जाएगा भी एक क्लोरीन का ज्यादा, 2 क्लोरीन का कम, 3 का और कम, 4 का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ फैक्ट है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम अगर थोड़ा सा याद रख लें भी डायग्राम ऐसे बनानी है भी ऊपर पहले एक क्लोरीन लगाना है, बाकी नीचे नीचे आते जाएंगे, जितने अपोजिंग आते जाएंगे उतना ही म्यू कम होता जाएगा, नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर हो जाएगा बेटा। तो ये दोनों एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया और NF3 और ये वाला, ये आपको याद रखना है, हो जाएगा। इसके बिना सिंपल जो लॉजिक हमने पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे खासकर एक एग्जांपल बिना एनसीईआरटी के हम लॉजिक बेस ले रहे हैं, जैसे बेंजीन के केसेस में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला केस है, ये एक बेंजीन का कंपाउंड है, आपको इनमें से मैक्सिमम बताना है किसका है। ये वैसे आपने लॉजिक लगाना है भी कितने वेक्टर कैंसिल कर गए, कितने बचे, उसके बेस पे। यस, आप मुझे 0 बता सकते हो किस किस का 0 आ रहा है?
बी और सी का 0 आ रहा है। पहले सी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सी में ये Cl1, ये Cl2, ये Cl3, ये Cl4 ऐसे ले लें। बताओ 1 किसे कैंसिल कर रहा है? 180। तो हम लिखेंगे Cl1 कैंसल आउट किसे? C3। ठीक है। Cl2 किसे कैंसिल कर रहा है? ये उल्टे आ गए, ये इधर जाएगा ना, तो Cl2 कैंसल आउट Cl। क्लियर है? तो नेट क्या आ गया? तो मैं इसे पोलर लिखूं या नॉन पोलर? तो ये तो 0 ही हो गया। ये भी 0 है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? 120। क्योंकि जब 3 वेक्टर एक जैसे एंगल पे हैं तो चेक करो, ये ट्राइगोनल प्लेनर ही लग रहा है ना इनका शेप। तीनों में एंगल कितने कितने का होगा? 120 का। और 3 वेक्टर ट्राइगोनल प्लेनर 120 पे हों, 490 पे हों, 572 पे हों, तो हमने सीधा किया कि उनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो इसका म्यू भी क्या होगा? 0। इसमें C1 और C2 तो कैंसिल करेंगे, लेकिन C3 की वजह से कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से इसका म्यू 0 नहीं है एटलीस्ट। तो फिर आंसर क्या आएगा? तो कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल, याद रखने वाले 2 हैं, NH3 एंड NF3 और क्लोरीन वाला। 1 क्लोरीन का ज्यादा, 2 क्लोरीन का कम, 3 का और कम, 4 का और कम। तो ऐसे कर लोगे बेटा? नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही। आपको दिया जा रहा है 4th केस, फिर से कार्बन क्लोरीन का म्यू दिया जा रहा है, इट इज 1.5 डिवाइड। आपको कहता है कैलकुलेट म्यू नेट फॉर ये जो मॉलिक्यूल अभी दिया था। अगर एक कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट 1.5 है तो इसमें से कितना आएगा टोटल? 1.5, क्योंकि 2 तो कैंसिल ही हो गए। इट मीन्स हमें रेयर है कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए, हमें लॉजिकल आएंगे। हमें दिखेगा सीधा भी ये तो कैंसिल ही कर रहे हैं, सिर्फ एक रह गया। एक का कितना होता है? 1.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 बचेगा। तो हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते। करोगे बेटा ये भी? ठीक है। तो 4 एप्लीकेशंस हैं। पहला फिर से देखो, रेगुलर ज्योमेट्री का क्या है? 0। इर्रेगुलर में 2 का 0 है, अगर लोन पेयर 180 पे जाएंगे कैंसिल करो। दूसरा सिस और ट्रांस में वेक्टर साइन करो, निकाल देंगे किसमें कैंसिल कर रहे हैं किसमें। तीसरा ऑर्थो पैरा मेटा में पैरा का 0 है, ऑर्थो का ज्यादा। चौथा NF3 और NH3 में से NH3 का ज्यादा है। पांचवा कार्बन के ऊपर जितने क्लोरीन बढ़ते जाएंगे उल्टा कम होता जाएगा। उसके बिना सिंपल ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है जो आप ऐसे कर सकते। कर लोगे बेटा ये टॉपिक? ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं, PCl3F2 and PF3Cl2, which one has more dipole moment? पहले तुम चेक करो भी तुम्हें क्या कोई कंफ्यूजन आ रहा है भी कैसे करें। ड्रॉ करते हुए तुम्हें, मुझे लगता है कि माइंड में कुछ कंफ्यूजन आएगा भी क्या कंफ्यूजन है, एफ कहाँ लगाएं, Cl कहाँ लगाएं। सोचो, ड्रॉ करके देखो, क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकालो, स्ट्रक्चर बना के देखो, क्या कोई ऐसा माइंड में आ रहा है कि ड्रॉ करते हुए समझ नहीं आ रही एफ कहाँ रखें Cl? चेक करो। क्या आ रही है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। सोल्यूशन इज PCl3F2 sp3d आ रही है ना। H इज इक्वल टू हाफ फास्फोरस के कितने हैं? 5 प्लस 5 ही मोनोवेलेंट है, 5 आ गया। ठीक है, sp3d आ। sp3d में 5 होते हैं, 3 होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर और एक ऊपर एक नीचे।
लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आती है भी F4Cl में से कौन से कहां रखें। F रखो एक्सियल पे, ये किया हुआ हमने। क्या लॉजिक था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां होता है, एक्सियल, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे रखना है, तो यहां ये ध्यान रखना है हमने कि F होंगे एक्सियल पे, बाकी जो F बचेंगे वो यहां आएंगे। तो इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, यहां ये लॉजिक रहेगा, इंपॉर्टेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव should be at axial position। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखना है पहले। हाँ, अगर हमारे पास दो से ज्यादा है तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, पहले दो तो रखो, तीसरा चौथा फिर हमें इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं इसका क्या है। हमारे पास जो तीन है प्लेन में, इनमें तो एंगल है 120 का जो इक्वेटोरियल है, लेकिन जो दो हैं ऊपर नीचे रखे हैं उनमें एंगल कितने का है, 90 का। ये वाला जो ऊपर है इसमें एंगल कितने का है, 90। जो 90 का एंगल है वहां आपस में रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर में, क्योंकि एंगल क्या है, कम, नजदीक आगे बॉन्ड पेयर। जो 120 वाले हैं यहां रिपल्शन क्या है, कम है। 90 वाला अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की हैबिट है ये कि उसने बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींचना है। तो अगर यहां फ्लोरीन रख दिया तो क्या किया उसने, बॉन्ड पेयर ऐसे यहां था, इसे ऐसे ऊपर खींच लिया। अगर इसे ऊपर खींच लिया तो चेक करना, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये ग्रीन वाला बॉन्ड पेयर, ब्लू और ग्रीन में आपस में 90 के एंगल की वजह से काफी ज्यादा रिपल्शन थी। अगर ये दूर जाएगा, दूर जाएगा तो क्या रिपल्शन में कुछ रिलैक्सेशन होएगी, फायदा हो जाएगा ना इसे। तो हमें पता है भी अगर ये दूर चला जाएगा, नजदीक है तो रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन अगर 90 एंगल तो मैं चेंज कर नहीं सकता। हाँ, मैं ये तो कर सकता हूं कि बॉन्ड पेयर थोड़ा सा खींच के दूर ले जाएं। अगर ये दूर जाता जाएगा तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना, रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। रिपल्शन कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ये वाला बॉन्ड पेयर हमेशा थोड़ा सा दूर चला जाए। दूर तभी जाएगा अगर वहां पे कौन सा एटम आएगा, मोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन। लिखिए रीजन इसका, लिख लो रीजन क्या है। रीजन इज if more electronegative is at axial, if more electronegative, if more electronegative atom is at axial position, axial bond pair will shift away from central atom। चेक करो भी इसका मतलब समझ आ रहा है। इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एट एक्सियल पोजीशन, इससे क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड पेयर विल शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, जिससे बॉन्ड पेयर रिपल्शन कौन सी स्पेसिफिक करेंगे, एट 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज, एंड हेंस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो हमें स्ट्रक्चर इस चीज को ध्यान में रखते बनाने हैं कि जितना हो सके स्टेबल बनाओ, है ना। तो हम 180 पे 120 पे क्यों रखें, हम 90 वाले पे रखेंगे क्योंकि इसे फायदा हो रहा है, तो इसलिए इसे एक्सियल पे रखा जाए। कर लोगे बेटा, इतना समझ आ गया। इसका मतलब जब भी F4Cl है, मिक्सिंग है, या Cl और Br हैं, या Cl और O हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे कहां रखो, एक्सियल पे, बाकी कहां रखो, इक्वेटोरियल पे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा माना जाएगा, हो जाएगा। अब फिर इसमें चेक करो और दूसरा आप खुद ड्रॉ करो, आपको खुद आंसर मिलेगा। एक 0 हो जाएगा, एक 0 नहीं होएगा, चेक करके देखो।
ये कौन सा ड्रॉ किया ने? F2 वाला है। अच्छा F2 वाला है बेटा ये। अब F3 वाला ड्रॉ करके देखो। ये F2 वाला ड्रॉ किया हमने, है ना। मैंने क्या निकाला था? PCl3 F2। चेक करो, H आ गया sp3d, 2 F है ऊपर नीचे, 3 क्या है? Cl, यहां लगा दिए। अब सेकंड ट्राई करो। क्या कोई पोलर नॉन पोलर फर्क पड़ रहा है? पहला ये क्या हो रहा है? नॉन पोलर हो रहा है। तीनों Cl कैंसिल कर रहे हैं, ये F और F कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका म्यू क्या आ रहा है? 0। सेकंड निकाल रहे हैं, सेकंड है PF3Cl2, हाइब्रिडाइजेशन इज हाफ, 5 + 5, फिर से 5 आ गया, लेकिन हमें F रखने एक्सियल पे तो 2 ही रख पाएंगे, एक F यहां रखना पड़ेगा। क्या अब ये तीनों कैंसिल कर सकते हैं आपस में? अगर तो तीनों Cl होते या तीनों F होते फिर तो कैंसिल करते। तीनों F हमारी मर्जी नहीं है कि हम तीनों F यहां रख दे और हम कहीं कैंसिल हो गया, नहीं ऐसा नहीं, हम बाउंड है, हमें F यहां पहले रखने हैं। तो अगर 2 यहां रख दिए, मुझे एक ही यहां मिला, तीनों कैंसिल नहीं कर रहे, तो म्यू क्या होगा? नॉन। तो दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन एक पोलर है, एक क्या है? नॉन पोलर। तो ये लॉजिक लगेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां रखना होता है? इट शुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पे। कर लोगे बेटा? ये भी हो जाएगा, समझ आ गया? तो ये इसके एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट। कर लोगे इतना? अब जो आपको शीट मिला असाइनमेंट, उसमें एक न्यूमेरिकल है पहला, वो रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप सिर्फ कंपैरिजन वाले हैं, वो क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। और कल आपका 10:15 ऑनलाइन क्लास रखा है, 8 to 9 अगर कोई आना चाहे ऑफलाइन क्लास है। उसमें क्या क्या डिस्कस करने को कहा आपको? एक तो हाँ, पहले असाइनमेंट जो है और एक टेस्ट, वो दोनों उसमें डिस्कस, ठीक है। इतना करें।